हाय गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी अगेन। आज मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एप्लीकेशंस पे डिस्कस करूंगा और वो एप्लीकेशन स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में कैसे होते हैं इस पे मेरा फोकस रहेगा। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, शायद उनको ज़रूरत भी ना हो टेक्निकली बहुत साउंड होने के लिए, और वो लोग ऐसे लोग हैं जो शायद एमबीए ग्रेजुएट्स हो सकते हैं, शायद जो सेलिंग साइड में हो टेक कंसल्टिंग फर्म्स में या टेक प्रोडक्ट साइड में, या फिर जो लोग प्रॉपर सेल्स करते हैं और उनको ये जानना बहुत ज़रूरी नहीं है कि कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनते हैं, एआई क्या होती है, उसके बैकग्राउंड में क्या होता है, पर उनको ये अपने क्लाइंट को समझाना बहुत ज़रूरी रहता है कि क्या-क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल के एप्लीकेशंस हो सकते हैं डिफरेंट फील्ड्स में। मान लीजिए वो अपने क्लाइंट के सामने बैठे हुए हैं और उनको ये ब्रेनस्टॉर्म करना है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में, मान लीजिए उनका क्लाइंट हेल्थ केयर सेक्टर में है, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में उनकी कंपनी ये पर्टिकुलर सर्विसेज दे सकती है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, हेल्थ केयर क्लाइंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कैसे होगा, उसमें आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एप्लीकेशन अलग अलग, बहुत ही डीप में कैसे एप्लीकेशन हो सकता है। तो उस पे ही मैं आज डिस्कस करूंगा। ये लेक्चर मैंने नेचर का एक पेपर, अभी काफ़ी फेमस हो रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन मेडिसिन, इससे काफ़ी इंस्पायर्ड है। इस पर्टिकुलर पेपर की लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा आपको, और वहाँ से आप डेफिनेटली इस पेपर को भी रेफर। तो आइए चलते हैं। और लेक्चर कुछ इस तरह से फ्रेम्ड है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा जो कि आपको समझना इतना ज़रूरी तो है ही। साथ के साथ ये पेशेंट केयर में कैसे यूज़फुल होगा, मेडिकल रिसर्च में कैसे यूज़फुल होगा, मेडिकल एजुकेशन में कैसे यूज़फुल होगा, इसके एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं, और साथ के साथ इसकी आउटलुक क्या है, कैसे ये फ्यूचर में यूज़ हो सकता है। इन 5 चीज़ों पे हम लोग डीप डाइव करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और मैं आपको दूंगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनता कैसे है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एसेंशली, मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आगे चल के कुछ लेक्चर्स में मैं इस पे बहुत अच्छी डीप डाइव करूँगा, पर अभी के लिए आप जो बिगनर्स हैं उनको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एसेंशली इंटरनेट का एक चंक लिया जाता है, 60% ऑफ द इंटरनेट, 80% ऑफ द इंटरनेट। और जब 60% या 80% ऑफ द इंटरनेट की बात चल रही है, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि इंटरनेट में अगर हम टेक्सचुअल या जितना भी रिटन कंटेंट है, अगर आप उसकी भी बात कर लें, तो वो भी टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में डेटा जा सकता है। और टेक्सचुअल जितना भी कंटेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है। और उसके बाद भी, इंटरनेट का इतना बड़ा चंक लेने के बाद भी, जब टेक्सचुअल हम लोग रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी पे चला जाता है। बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स पे हम लोग पहुंच जाते हैं। टोकन का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे आगे आगे के लेक्चर्स पे हम लोग जाएंगे, पर एसेंशली टोकन सब वर्ड्स होते हैं कुछ। जैसे एक मेन वर्ड है, मान लीजिए अनहैप्पी है, तो इसके 3 सब वर्ड हो सकते हैं, अनहैप और पी। तो ये इसके 3 टोकन हो जाएंगे, इसका ये एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो ऐसे बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स पे हम लोग चले जाते हैं जब हम इंटरनेट का एक चंक अपना मॉडल पे ट्रेन करते हैं। और ये कौन कर सकता है? ये काफ़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग पावर है कंप्यूट के लिए, जो अपनी कंप्यूट और स्टोरेज इन सबको ऑप्टिमाइज कर सकती हैं, यहाँ पे एक एक मॉडल रन या मॉडल का एक एक इटरेशन बनाने का रन 2-2 हफ्ते लगाता है, और 2 मिलियन डॉलर्स जिसमें रुपए लग जाते हैं। तो अगर आप 2 मिलियन डॉलर्स को अगर कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में, तो वो अराउंड 16-17 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और ये मैं डेटा बता रहा हूँ, फेसबुक या मेटा अपना जो लामा का मॉडल बनाता है, उन्होंने जो रिलीज़ किया है, तो वो इतना ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं सिर्फ एक इटरेशन, 2 हफ्ते के इटरेशन को चलाने के लिए। और ये ओवर द ईयर्स ये मॉडल्स बनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें स्पेंडिंग होती है।
इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी होती हैं, पर उस पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो एसेंशियली जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि मेटा, गूगल, ओपन एआई या और जो भी बड़ी कंपनीज हैं जो मॉडल बना रही हैं, जो फाउंडेशनल मॉडल बना रही हैं, वो इंटरनेट का एक चंक ले लेती हैं। उसके बाद वो मॉडल बनाने के लिए कोई एक आर्किटेक्चर चूज करती हैं, मल्टीपल आर्किटेक्चर चूज करती हैं। वो आर्किटेक्चर, एक पेपर आया था गूगल का, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे फिर काफ़ी ऑफशूट्स निकले ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के। उसमें से एक आर्किटेक्चर का अब एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, वो बर्ट है, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। बर्ट आर्किटेक्चर और अदर आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हुए वो लोग मॉडल की प्री ट्रेनिंग करते हैं। मॉडल की प्री ट्रेनिंग करने के बाद मॉडल कुछ इस तरह से बन जाता है कि वो, आप अगर उसको एक सैम्पल टेक्स्ट दे दीजिए, अनफिनिश्ड सैम्पल टेक्स्ट दे दीजिए, और उससे बोलिए कि आप अब इसको पूरे को फिनिश कर दीजिए, तो वो उस पूरे को फिनिश कर सकता है। तो एसेंशियली एक प्रोबेबिलिटी मॉडल के थ्रू वो एसेंशियली ये बता देता है कि आपने इतना टेक्स्ट लिख दिया है, इसके बाद इसकी क्या क्या अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जहाँ पे टेक्स्ट को मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो एसेंशियली उसको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद हम लोग जिस तरह से अभी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए जा रहे हैं, वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, तो आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं या एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको एक आंसर मिलता है, उसके बाद फिर आप फर्दर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो वो मॉडल को ट्रेनिंग, एक तो प्री ट्रेनिंग हो गई जो मैंने अभी आपको बताया था, इसके बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाने के लिए आप मॉडल को ट्रेन करने लगते हैं। उसकी अलग अलग टर्म्स होती हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन फाइन ट्यूनिंग, ये सारी टर्म्स होती हैं। और वो ट्रेनिंग प्रोसेस में ह्यूमंस काम आते हैं। ह्यूमंस कैसे काम आते हैं, एक मेथड होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। इस मेथड को यूज करते हुए एक क्वेश्चन का आंसर जब आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल देता है, तो ह्यूमन बैठा होता है उसके पीछे, और वो देखता है कि दो आंसर्स में से कौन सा आंसर बेटर है, और वो न्यूरल नेटवर्क को, या सॉरी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो ये बता देता है कि तुमने जो दो आंसर दिए हैं उसमें से ये वाला आंसर बेटर है, अब इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक, ऑल्दो इसका प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, पर कुछ इस तरह से काम करता है। और उसके बाद जब मल्टीपल इटरेशन हो जाते हैं आरएलएचएफ के, तब आपका मॉडल थोड़ा सा बन जाता है या ऑलमोस्ट पूरा बन जाता है। इसके बाद एक और प्रोसेस आता है जहां पे आप सेफ्टी गार्ड रेल्स लगाते हैं। सेफ्टी गार्ड रेल्स क्या होते हैं, जैसे कि जब ट्रेन चलती है तो कुछ गार्ड रेल्स लगाए जाते हैं जिससे कि ट्रेन इधर उधर ना चली जाए। वैसे ही गार्ड रेल का कॉन्सेप्ट है कि आप मॉडल सेफली काम करे। वो सेफ्टी किस तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल में आ सकती है कि वो गलत आंसर ना दे, एथिकली आंसर दे। मतलब कि अगर कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि अब्यूसिव हो सकता है, या जिसका एक्सेस सारे ह्यूमंस के पास नहीं होना चाहिए, मान लीजिए कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं या कुछ मालवेयर है, उसका एक्सेस नहीं देना चाहिए मॉडल को, यूज़र को। तो ये सारे के सारे गार्ड रेल्स लगाने की कोशिश करी जाती है। उसके ऊपर फिर हैकिंग भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है आजकल, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स के थ्रू लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, जिस पे भी मैं आऊँगा अलग दूसरे लेक्चर्स में। पर असेंशली सेफ्टी गार्ड रेल्स लगाए जाते हैं, और उसके बाद मॉडल का, जैसे कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल का एक इटरेशन रिलीज होता है। जैसे कि चैट जीपीटी 1 रिलीज हुआ था, फिर 2, 3, 3.5, 4, 4o, और आगे चल के और भी अच्छे अच्छे मॉडल्स आएंगे। या अगर आप एंथ्रोपिक ले लीजिए तो उसमें क्लॉड 1, क्लॉड 2, क्लॉड 3 सोनेट, ये सारे के सारे एंथ्रोपिक ने रिलीज़ किए हैं। गूगल ने जेमिनाई के अलग अलग इटरेशन रिलीज़ किए हैं। तो इस तरह से आपका मॉडल बिल्डिंग एक्टिविटी चलती है। और जैसा मैंने आपको बताया, लामा जैसे मेटा ने जो निकाला है, का एक इटरेशन चलाने के लिए वो 2 हफ्ते लगाते हैं। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी है। ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन बैठे, आप अकेले बैठे और आपने पूरा पूरा कोड कर दिया। इसमें अलग अलग टीम्स होती हैं। जैसे आरएलएचएफ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या एसएमईज की टीम बैठी होगी, जो पर्टिकुलर एरियाज में उसको फीडबैक मॉडल को देगी।
यहाँ पे जो मॉडल बिल्डिंग प्री ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे होंगे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट बैठे होंगे, डेटा साइंटिस्ट बैठे होंगे, जिनको मैथमेटिकल बहुत अच्छी नॉलेज होगी। इसके बाद सिक्योरिटी के लिए गार्डरेल्स इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बैठे बैठे होंगे, और फिर उसकी टेस्टिंग करने के लिए टेस्टर टीम बैठी होगी। तो ये तो कुछ छोटी छोटी टीम्स मैंने बताई हैं, पर आप जान सकते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी टीम्स, हाईली पेड टीम्स बैठी होती हैं। तो ये मॉडल, अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक जेनरिक टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, जो मल्टीपल टाइम्स इस लेक्चर के थ्रू आई, इस लेक्चर के दौरान आएगी। तो उन टर्म्स पे अब चलते हैं। तो अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से चालू करूंगा और बहुत ही बेसिक टर्म्स को डिफाइन करूंगा, जिससे कि एक एब्सोल्यूट बिगनर भी इस लेक्चर को समझ सके, या ओवरऑल इन सारी चीज़ों का अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एआई या प्रोग्रामिंग की तरफ आपका रुझान है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें एनीवेज ही पता होनी चाहिए। तो पहली चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मोस्टली मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, पर आप अगर आप बहुत ब्रॉड डेफिनेशन में जाएंगे तो आप रूल बेस्ड मॉडल भी बना सकते हैं, जो शुरुआत में बनाए जाते थे। पर एनी काइंड ऑफ मॉडल, वेदर इट इज मैथमेटिकल और इट इज रूल बेस्ड मॉडल, वो ऐसे मॉडल जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करें या कॉपी करने की कोशिश करें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कहलाए जाते हैं। और वो कैसे टास्क सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी टास्क को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर और भी बहुत ढेर सारी टास्क हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, या एपीआई इसको कहते हैं, वो क्या होता है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल्स होते हैं। एसेंशियली अ, आप एपीआई सेट डेवलप करते हैं जब आप कोड कर रहे होते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह से काम करता है कि आपके दो अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, तो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? आप एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दूसरे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कुछ क्वेश्चन पूछेगा जेसॉन फॉर्मेट में। जनरली वो एक प्री डिफाइंड तरीका होता है जिससे वो क्वेश्चन पूछता है। और अगर उसको इस वाले, मान लीजिए इस वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वन ने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू से कुछ क्वेश्चन पूछा, रिक्वेस्ट करी, तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलेगा अगर वो वाला रिक्वेस्ट का जो फॉर्मेट है वो वही फॉर्मेट है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेगा, जिसको जेसॉन फॉर्मेट में जनरली वो क्वेश्चन पूछता है, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उसको आंसर दे देगा। और इसी तरह से मल्टीपल एपीआई सेट्स होते हैं इसके। अगर आप पाइथन में जाएं फॉर एग्जांपल, जो कि एक लैंग्वेज है, तो पाइथन में फ्लास्क के थ्रू आप एपीआईज लिख सकते हैं, फास्ट एपीआई के थ्रू लिख सकते हैं, या वेब डेवलपमेंट अगर आप पाइथन से कर रहे हैं तो आप जेंगो से एपीआई सेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से एपीआई से आप दो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इंटरफेस दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट, एनेबलिंग सीमलेस इंटीग्रेशन एंड डेटा एक्सचेंज। तो एसेंशियली डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है जब वो रिस्पॉन्स भेजता है। ऑलराइट। इसके बाद बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, या जिसको हम बर्ट कहते हैं। बर्ट क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बना हुआ एक आर्किटेक्चर है, जिसके ऊपर सारे के सारे, ऑलमोस्ट इस समय 2024 में, जिसके ऊपर सारे के सारे लैंग्वेज मॉडल्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेस्ड हैं। तो बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर या बर्ट क्या होता है? एक स्पेसिफिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तरीका है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज, या जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज, उसको प्रोसेस कैसे किया जाता है, वही नेचुरल लैंग्वेज है। काफी इजी डेफिनेशन है। तो स्पेसिफिक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल दैट यूटिलाइजेज अ ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क, जैसा मैंने आपको बताया architecture. It focuses on understanding the contextual meaning of words by considering both the preceding and the following words in a sentence. तो essentially ये क्या कह रहा है? BERT क्या करता है?
कि मान लीजिए आपने एक सेंटेंस लिया, अ कैट इज सिटिंग ऑन, ये आपका सेंटेंस है, अ कैट इज सिटिंग ऑन। इसके बाद इसका नेक्स्ट, मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या सोचेंगे कि इसका नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? ऑन, या तो टेबल हो सकता है, या ऑन अ डेस्क, ऑन द ग्राउंड, ऐसे आप मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो प्रीसीडिंग सारे के सारे वर्ड्स को एनालाइज करेगा, अ कैट इज सिटिंग ऑन। इसके बाद जितना उसने हिस्टोरिकली देखा है कि पहले कैसे इसके आंसर आए हैं, जितने भी टेक्स्ट में उसने देखा है कि जितने भी उसको सैंपल्स मिले हैं, उनके बेसिस पे वो एक प्रोबेबिलिटी अटैच करेगा ऑन अ टेबल। अगर वो टेबल है, मान लीजिए वो 50% प्रोबेबिलिटी से कह रहा है कि ऑन अ टेबल है, 25% प्रोबेबिलिटी से कह रहा है ऑन अ डेस्क, रिमेनिंग 25% प्रोबेबिलिटी से कह रहा है कि ऑन द ग्राउंड। तो मोस्ट प्रोबेबल इसमें कौन सा हुआ? 50% वाला हुआ, क्योंकि और दोनों 25-25 हैं। तो वो क्या करेगा? ऑन अ डेस्क, जो मैंने सबसे पहले बोला था, ऑन अ डेस्क को वो बोल देगा कि, या अगर मैंने ऑन टेबल बोला होगा तो वही होगा, या लेकिन जिसके साथ भी 50% प्रोबेबिलिटी अटैच थी, उसको वो वहां पे फिल कर देगा। तो एसेंशियली एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का होता है। ऐसे ही वो पूरा का पूरा सेंटेंस बनाता जाता है। ऑलराइट, तो बर्ट कुछ इस तरह से काम करता है। इसके बाद आता है कोड डिबगिंग। कोड डिबगिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग एरर्स और इश्यूज इन सॉफ्टवेयर कोड, ensuring that the program functions correctly and produces the intended results। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी कोई कोड लिखते हैं, आप मान लीजिए पाइथन का, सी या सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज का आपने कोड लिखा, तो कोड को एक बार लिखने के बाद आप देखते हैं कि इसमें एरर्स क्या क्या हैं, या अब एरर्स के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। वो लॉजिकल एरर हो सकता है, वो सिमेंटिक एरर हो सकता है, सिंटैक्टिक एरर हो सकता है, अलग अलग टाइप के एरर होते हैं जिसमें मैं अभी नहीं जाना। लेकिन एसेंशियली आप कोड डिबगिंग के दौरान, आप पूरा कोड लिखने के बाद या कोड लिखने के प्रोसेस में ही आप ऐसा कर सकते हैं। कोड लिखते लिखते आप उसको डिबग करेंगे और ये देखेंगे कि मैंने इसमें क्या क्या गलतियां करी हैं, एज अ प्रोग्रामर मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं, और उन्हीं गलतियों को सुधारने का प्रोसेस को कोड डिबगिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप बना रहे हैं, वो फुल प्रूफ होता जाता है। इसीलिए कोड डिबगिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोड राइटिंग प्रोसेस। फिर डेटा लीकेज। डेटा लीकेज क्या होता है? अनइंटरप्टेड एक्सपोजर ऑफ और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, पोटेंशियली लीडिंग टू प्राइवेसी ब्रीचेस और सिक्योरिटी रिस्क। तो जैसा कि आप डेटा लीकेज के वर्ड से भी समझ पा रहे होंगे, अगर डेटा लीक हो जाए, लीक कोई ऐसी चीज होती है जब आपका मान लीजिए पाइप में, अगर आपका एक वाटर पाइप है, उसमें अगर लीक हो रहा है, कोई पानी लीक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते नहीं थे कि उस पाइप से पानी गिरे एक ऐसी जगह पे जहां पे पानी गिरना जहां पे आपने डिजाइन नहीं किया था अपने सिस्टम को। पानी के पाइप से जब आप पानी पास कर रहे हैं, तो आपने डिजाइन नहीं किया था कि एक पर्टिकुलर छेद से मान लीजिए वहां से पानी गिर जाए, पर उसमें किस तरह से होल हो जाए और वहां से पानी गिरने लगे, तो आपको जाके उसको क्या करना पड़ेगा? उस पर कोई सीलेंट लगाना पड़ेगा, राइट? उसी तरह से डेटा लीकेज भी होता है कि आपका एक डेटा की पूरी पाइपलाइन बनी हुई है, एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन, दूसरे से तीसरे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किसी तरह से कोई मेलिशियस एक्टर, कोई ऐसा एक्टर, या इवन नॉन मेलिशियस एक्टर भी किसी तरह से वो एक ऐसा लीक ढूंढ ले जहां से वो डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, और डेटा को एक्सेस इस तरह से कर पा रहा है कि उसके कुछ सिक्योरिटी रिस्क होने लगे, तो डेटा लीकेज उसको हम लोग बोलते हैं। एसेंशियली डेटा लीकेज अनइंटेंडेड होता है, जिसको हम चाहते नहीं है कि डेटा लीक हो जाए एक पर्टिकुलर पाइपलाइन से, और वो सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को आउट कर देता है, जिसकी वजह से प्राइवेसी ब्रीच हो जाता है या सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। के बाद आता है डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज, अभी आरएलएचएफ की तरफ हम लोग जाएंगे तो आपको समझ में आएगा डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज एसेंशियली expertise and understanding in a specific field or subject area.
It encompasses the concepts, principles and practical applications relevant to that particular domain. इसका मतलब क्या है कि डोमेन, एक पर्टिकुलर डोमेन से मान लीजिए आपका आपका रिश्ता है, मान लीजिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत अच्छा अगर जानता हूँ, तो डोमेन नॉलेज मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा अच्छी है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो उसको समझ पाते हैं, मान लीजिए मैं, और मैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पा रहा हूँ, उन सारे एल्गोरिथम्स को समझ पा रहा हूँ, एप्लीकेशंस को समझ पा रहा हूँ, आर्किटेक्चर्स को समझ पा रहा हूँ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन नॉलेज आ गई है। मतलब कि यहाँ डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मुझे उसकी नॉलेज हो गई है। अब आता है एक्सटर्नलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग और representing factual knowledge in an external form such as written documents, diagrams और databases to make it more tangible and accessible। मतलब कि कोई ऐसा फैक्चुअल नॉलेज है, कोई ऐसा फैक्ट है जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें जिससे कि और लोगों को समझ में आए, तो वही ही एक्सटर्नलाइजेशन है। एक तरह से जो मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ वो भी एक एक्सटर्नलाइजेशन का ही प्रोसेस है, कि मुझे ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एक पर्टिकुलर डोमेन एरिया में, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन एरिया में एग्जिस्ट करती है, और मैं इस इंफॉर्मेशन का, इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नलाइजेशन कर रहा हूँ आपको यूट्यूब के माध्यम से। तो वही एक्सटर्नलाइजेशन है। इसमें मैं डॉक्यूमेंट्स भी बना सकता हूँ, डायग्राम्स भी बना सकता हूँ, डेटाबेस भी, ऑल्दो यहाँ पे मैं डेटाबेस नहीं बनाऊंगा, पर डेटाबेस बना सकता हूँ जिससे कि आपको वो एक्सेसिबल हो जाए और टेंजिबल हो जाए। टेंजिबल मतलब जिसको आप कुछ फील कर सके, वो टेंजिबल होता है। तो एक्सटर्नलाइजेशन के प्रोसेस को आ, यही एक्सटर्नलाइजेशन का प्रोसेस है। के बाद है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब जैसे आपने बर्ड में देखा, बाई डायरेक्शनल एनकोडर और रिप्रेजेंटेशनल बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, जो बर्ड मॉडल है उसमें आपने देखा ट्रांसफॉर्मर वर्ड आया। वैसे ही जीपीटी जो कि है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, वो भी एक ट्रांसफॉर्मर का टाइप है। और इसकी डेफिनेशन क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स और जीपीटी-1 द लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपनएआई। इट यूटिलाइजेस अ जनरेटिव प्री ट्रेनिंग अप्रोच एंड अ ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर टू जनरेट टेक्स्ट दैट क्लोजली रिजेंबल्स ह्यूमन लैंग्वेज। तो जीपीटी करता क्या है, इसके तीन वर्ड आ रहे हैं, जनरेटिव, प्री-ट्रेन्ड और ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर तो इसमें आर्किटेक्चर है, न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है। प्री ट्रेन मतलब कि जो मैंने शुरुआत में आपको एक डायग्राम दिखाया था कि इंटरनेट के चंक पे ट्रेनिंग हुई है, जहाँ पे इंटरनेट एज अ हिस्टोरिकल डेटा, उसने कुछ इंटरनेट के जितने भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है वहां से उसने कुछ सीखा, तो वो तो ट्रेनिंग हुई। इस पर्टिकुलर केस में प्री ट्रेनिंग हम लोग कहते हैं। प्री ट्रेनिंग क्या होती है, जहां पे आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपने मॉडल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप कुछ इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर चंक ऑफ लैंग्वेज दे दी है। इसके बाद वो खुद से समझेगा कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे इसका पूरा कंप्लीशन हो जाए, इस पर्टिकुलर चंक ऑफ टेक्स्ट का। तो उस कंप्लीशन वाले प्रोसेस को, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि अ कैट इज सिटिंग ऑन अ टेबल, द टेबल इज ब्रोकन। अब इसके बाद जीपीटी को मैं बोलूं कि भाई तुम अब इसके बाद जाके इसको कंप्लीट करो, तो वो जो कंप्लीट करेगा वो एक्चुअल में जनरेट करेगा टेक्स्ट को, कुछ अपने हिसाब से सोचेगा, जिसको हेलुसिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो अपने आप हिसाब से कुछ सोचेगा, और इसीलिए इसको जनरेटिव कहा जाता है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मतलब कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे प्री ट्रेनिंग हुई है कुछ इंटरनेट के चंक के थ्रू, जहाँ से हिस्टोरिकल डेटा से उसने कुछ सीखा है। उसके बाद वो जनरेट करना चालू करेगा और ह्यूमन लैंग्वेज को मिमिक करेगा। अब आ जाता है नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। ये होता है यूजिंग ह्यूमन लैंग्वेज वेदर स्पोकन और रिटन टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम्स। इट अलाउज यूजर्स टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस और इनपुट इन अ मोर इंट्यूटिव एंड ह्यूमन लाइक मैनर। ओके, तो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, वैसे तो इनपुट आप जब कोड में देते हैं तो आप, जैसा मैंने अभी एपीआई का यूज केस बताया था कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कि
आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मेट में मुझे इससे कुछ डेटा लेना है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल में रिक्वेस्ट डालता है और रिस्पॉन्स मिल जाता है। वो तो हो गया एक कंप्यूटर में जैसे आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, ठीक है? इसके बाद नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, वहाँ पे तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट था और कोड का इनपुट था। यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज इनपुट होता है जो नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट जाने लगे। मतलब जैसे मैं एक एलएलएम से, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूँ अच्छा आज का वेदर कैसा है, तो मैंने उससे हिंदी में पूछा आज का वेदर क्या है, राइट? अब वो मुझे अपने पूरी जो भी उसकी नॉलेज है उसमें सर्च करेगा और वहाँ से बताएगा कि आज का दिल्ली का वेदर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, आज रेन होने की चांसेस 30% हैं और वगैरह वगैरह। तो मैंने जो उससे क्वेश्चन पूछा वो नेचुरल लैंग्वेज में पूछा, मैंने उससे कोड की लैंग्वेज में नहीं पूछा, मैंने उससे सिंपल अपनी भाषा में पूछा। ये चीज़ अचीव करना ही बहुत बड़ी हमारी एक एज अ ह्यूमन रेस हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग कंप्यूटर से, जैसे हम लोग बात करते हैं उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर से भी अब बात करने लगे, क्योंकि अब कंप्यूटर हमारी बातों को समझने लगा है। ये बहुत बड़ी हमारी एक अचीवमेंट है एज अ ह्यूमन रेस। तो नेचुरल लैंग्वेज इनपुट पे पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। तो अब जाके हम लोग नेचुरल लैंग्वेज इनपुट पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें कोड नहीं लिखना, हम डायरेक्ट उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमें हमारी भाषा में ही आंसर देने लगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्रिएट होने लगी है, इंटेलिजेंस जो कि आर्टिफिशियल है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स, ये क्या है? एआई मॉडल्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज, ऑलराइट? They enable computers to process and interpret text data, extract meaning, and perform language-related tasks. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक सब डोमेन है, जहाँ पे वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसके आंसर देना, उसको समराइज करना, और काफ़ी ढेर सारे एप्लीकेशंस जो मैं अभी आगे चल के बताऊंगा, ये सारे के सारे एप्लीकेशंस को वो एक तरह से अब करने लगा है। उसी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स कहते हैं। ये जनरली न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स होते हैं और इनके थ्रू वो समझने लगा है, एनालाइज करने लगा है, एनालाइज करने के बाद आउटपुट देने लगा है, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने लगा है और अलग लैंग्वेज रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने लगा है। अब क्या है, एक वर्ड आता है प्लगइन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज्ड वर्ड है, शायद आपको पहले से ही पता हो। प्लगइन क्या होता है? Software component or module that adds specific features or functionality to an existing software application, enhancing its capabilities or extending its functionality. तो essentially एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एक बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे बैठा हुआ है और प्लगइन जनरली आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद वो अपनी एक डेजिग्नेटेड टास्क को करने, आपको आपको करने में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल आप जैसे गूगल क्रोम अगर यूज़ करते हो, तो गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए अगर मैं गूगल क्रोम का एग्जांपल लूँ, तो गूगल क्रोम में आपको लिस्ट ऑफ प्लगइन्स मिलते हैं। तो वो प्लगइन अलग-अलग तरह के काम करने लगेंगे। मान लीजिए एक प्लगइन हो सकता है, चैट जीपीटी का ही हो सकता है, एक प्लगइन आ गया हो या आ भी गया एक्चुअल में। तो चैट जीपीटी का प्लगइन क्या करेगा? आप कोई भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो वहाँ पे वो नेचुरल लैंग्वेज में आपको और अच्छे तरह समझाने लगेगा, राइट? इसी तरह से और भी प्लगइन आते हैं जहाँ पे आपको मैनेज करने के लिए, अपनी हिस्ट्री को मैनेज करने के लिए ज़्यादा अच्छे से हेल्प करने लगेंगे, या एक पर्टिकुलर साइट के लिए कोई प्लगइन आ जाएगा, राइट? तो प्लगइन एसेंशियली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर एक छोटा सा मॉड्यूल है जो एक डेजिग्नेटेड टास्क परफॉर्म करता है। अब आता है प्रॉम्प्ट और रीप्रॉम्प्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? ए स्पेसिफिक स्टिमुलस और क्यू गिवन टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर एक्शन और रिस्पॉन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉम्प्ट ट्रिगर्ड चार्ट रिव्यू और इनिशियल प्रॉम्प्टेड क्वेरीज। इट रिप्रेजेंट्स अ क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट अ पर्टिकुलर टास्क और इंक्वायरी। मतलब कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसका बेसिक मतलब क्या है कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट आया, आपको कोई चीज़ पूछनी है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से,
तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में जो भी थॉट है आप उसको एक अच्छी तरह से इस तरह से लिखेंगे जिससे कि वो एंड टू एंड अपने में कंप्लीट हो। ये अच्छा प्रॉम्प्ट माना जाएगा। वैसे तो आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको कोई ना कोई आंसर जनरेट करने की कोशिश करेगा ही करेगा, पर एक अच्छा प्रॉम्प्ट ऐसा होता है जो सब कुछ जितना भी आप समझना चाहते हैं उसको बहुत अच्छे से समझाएं लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, और जितनी आप उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो प्रॉम्प्ट एसेंशियली यही ही होता है कि आप नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रॉम्प्ट दें। अगर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात कर रहे हैं तो नेचुरल लैंग्वेज में आप उसको प्रॉम्प्ट दें, और प्रॉम्प्ट एसेंशियली एक क्वेश्चन है जिसका फिर आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद रीप्रॉम्प्ट क्या होता है? रीप्रॉम्प्टिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रॉम्प्ट्स और क्विज क्यूज elicit further responses or actions from a user or system, often to gather more specific or detailed information। मतलब कि मान लीजिए मैंने पहला एक प्रॉम्प्ट दिया, व्हाट इज द वेदर टुडे इन दिल्ली, तो उसने मुझे दे दिया कि आज 40 डिग्री सेल्सियस है, 30% प्रेसिपिटेशन या रेन होने के चांसेस हैं। इसके बाद मुझे और चीज़ें कुछ अगर पूछनी है, मतलब कि मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करनी है, तो मैं उससे रीप्रॉम्प्ट करूँगा। रीप्रॉम्प्ट मतलब कि मैं उससे मान लीजिए बोलता हूँ कि अच्छा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिल्ली बीइंग सो हॉट दैट इट इज़ रीचिंग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट? तो वो बताएगा कि हाँ, ऐसे कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के लैप्सेस हैं। हो सकता है 3 चीज़ों पे वो एलैबोरेट करने लगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा वेदर के बारे में, फिर मेरे दिमाग में उसने जो आंसर दिया मैंने उससे रिलेटेड ही, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस वाला जो कंपोनेंट था मैंने उससे रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे कि बताओ ये 40 डिग्री सेल्सियस क्यों हो रहा है। तो इससे आप जो ये सेकंड क्वेश्चन है या फर्दर इसके बाद में और जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, इसको रीप्रॉम्प्टिंग कहते हैं, जिससे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दीजिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा चीजें। जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाए ही इसी तरह से गए हैं कि वो एक बार में सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपोज नहीं करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि अपने आप को कंसाइज रखें या अपने आप को सीमित रखें एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के थ्रू ही, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के दायरे में। क्योंकि वो दे तो आपको बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन सकते हैं, पर हो सकता है आपको वो इंफॉर्मेशन ना चाहिए हो, तो इसलिए वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद फिर आप वापस से उससे क्वेश्चन पूछिए तो वो आपको उसका आंसर देगा, जिससे कि आपका कॉन्वर्जेशन थोड़ा कंसाइज रहे, थोड़ा ससिंक्ट रहे, और आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप उसको ले जाए, ना कि वो आपको ले जाए, राइट? धीरे धीरे आप जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने लगेंगे, जैसे आप चैट जीपीटी से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ। अब क्या है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक? प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक क्या होता है? malicious additional or malicious addition of unauthorized prompts or commands into a system, often with the intention of compromising security, manipulating functionality or extracting sensitive information। तो essentially इसका मतलब क्या है कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक, सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि अटैक एक वर्ड आया है। अटैक मतलब कि कोई नेगेटिव एक्शन होने वाला है, राइट? अब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक मतलब कि प्रॉम्प्ट के थ्रू आपने एक इंजेक्ट किया एक अटैक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर, जिससे कि आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, या आप सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो, या फिर आप उसकी फंक्शनैलिटी को मैनिपुलेट करना चाहते हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने एक और वीडियो बनाया था, स्केल ब्रेकिंग का वीडियो। आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक किस तरह से होते हैं। मैंने उसमें ग्रैंडमदर ललबाइज प्रॉब्लम पे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक ही किया था एक तरह से, और एसेंशियली मैंने उसमें कैरेक्टर प्ले किया था। तो कैरेक्टर प्ले मैंने क्या किया था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, पर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। पर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि कुछ गार्ड रेल्स लगा रखे हैं ओपन एआई ने, जब वो चैट जीपीटी उसने बनाया, तो गार्ड रेल्स उसने इस तरह से लगा रखे हैं कि ये बॉम्ब मेकिंग इन्फॉर्मेशन इतने आराम से बाहर ना जा पाए, करेक्ट, या बिल्कुल ना जा पाए। तो इसको ही सिक्योरिटी का एक ये फीचर है। पर मैं अगर एक कैरेक्टर प्ले करूं अपनी, एक दादी का कैरेक्टर प्ले, आप वो वीडियो अच्छे से देख लिया आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक कैरेक्टर ऐसा प्ले करूं
कि मुझे ऐसा सपना मैं एक सपना देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे बॉम्ब मेकिंग समझ में आ रही है, अब आप मुझे बताओ। तो वो सपने से ज़्यादा एसोसिएट होने लगेगा, वो इस चीज़ बॉम्ब मेकिंग को गलती से आपको बता देगा, राइट? क्योंकि अभी भी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो थोड़ा भोला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप कहीं न कहीं उसके भोलेपन का जो हम लोग जो मैलिशियस एक्टर्स हैं, जो उसका मिसयूज़ करते हैं, वही ही प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक हो जाता है। कि और भी काफ़ी अलग-अलग तरीके आ गए हैं, जैसे डू एनीथिंग प्रॉम्प्ट, डू एनीथिंग नाउ प्रॉम्प्ट और अलग-अलग कैरेक्टर प्ले प्रॉम्प्ट और भी अलग-अलग तरह के प्रॉम्प्ट लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे कि समझ पाएँ कि किस तरह से अलग-अलग तरीके हैं, जिससे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ब्रेक किया जा सकता है, जेल ब्रेक किया जा सकता है और उसके बाद उन्हीं को वो अच्छे से अ, और सेव कर पाएँ, ठीक है? तो ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक का डेफिनिशन। फिर आती क्वेरी। क्वेरी एक बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड है, पर एलएलएम के स्पेसिफिक यूज केस के लिए इसका मतलब है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट और क्वेश्चन पोस्ट टू योर सिस्टम और डेटाबेस टू ऑब्टेन रेलेवेंट और डेटा। मतलब कि आपने एक कंप्यूटर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन पूछा जिससे कि आपको एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग मेथड वेयर डिसीजंस आर मेड बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। द मॉडल रिसीव्स एक्सटर्नल, दैट इज ह्यूमन फीडबैक, द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, enabling it to improve its performance over time। मतलब कि ये एक मशीन लर्निंग का टेक्निक है। इस मशीन लर्निंग के टेक्निक में ह्यूमन फीडबैक, आपने मशीन लर्निंग ने आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने आपको कुछ आउटपुट दिया, उस आउटपुट को फिर ह्यूमन फीडबैक देगा। एक ह्यूमन पीछे बैठा होगा, क्योंकि मशीन लर्निंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीका है। तो मशीन लर्निंग आपको मशीन लर्निंग मॉडल आपको एक आउटपुट देगा और फिर ह्यूमन उसको बताएगा कि क्या ये अच्छा आउटपुट था या बेकार आउटपुट था। अगर अच्छा आउटपुट था तो उसको वो रिवॉर्ड करेगा और अगर बेकार आउटपुट था तो उसको पनिश करेगा। तो इस आर्किटेक्चर को बनाया इस तरह से जाता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो मॉडल होगा वो कोशिश करेगा कि रिवॉर्ड वाले पाथ को फॉलो करना चालू कर दे, ना कि जहां पे उसको पनिश किया जा रहा है। क्योंकि ह्यूमन उसको बताना चाहता है कि तुमने गलती करी है तो इसको रिपीट मत करो, सही डायरेक्शन में जाओ। तो सही डायरेक्शन के लिए रिवॉर्ड की तरफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अपने आप मोड़ने लगेगा अपने आप को और पनिशमेंट से दूर जाने लगेगा। तो जब भी वो पनिश होगा तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव वो आउटपुट देगा, जिससे कि वो हो सकता है रिवॉर्ड की तरफ बढ़े और धीरे धीरे वो रिवॉर्ड की तरफ बढ़ने भी लगता है। इसी को ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। मतलब कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लर्न कर रहा है रीइंफोर्समेंट के थ्रू, या बार बार ह्यूमन फीडबैक का जो रीइंफोर्समेंट आ रहा है या जो इनपुट आ रहा है ह्यूमन फीडबैक का, उससे अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि वो हमेशा सही आंसर की तरफ ही जाए। ऑलराइट। इसके बाद होता है ह्यूमन रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग के दौरान काम आता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक या आरएलएचएफ जो कह जिसको हम लोग कहते हैं, ये अगेन रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक तरीका है जो कि एलएलएम्स में यूज होता है। और इसका डेफिनेशन है टेक्निक दैट कंबाइंस रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स विद एडिशनल गाइडेंस और फीडबैक फ्रॉम ह्यूमन एक्सपर्ट्स। दिस अप्रोच एनहांसेस द मॉडल्स परफॉर्मेंस और लाइन सेट विद ह्यूमन प्रेफरेंसेस। वैसे तो अगेन ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही है, पर आरएलएचएफ की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि एलएलएम के केस में इसको हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे एलएलएम को, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन कैसे किया जाता है कि आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि आप उसको बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट है। अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट से मैं एलएलएम को कुछ क्वेश्चन पोज करूंगा, वो क्वेश्चन देखेगा और उसका एक आंसर देगा। आंसर देने के बाद मैं उसको बताऊंगा कि ये सही है या गलत है। इससे वो अपने आप को ट्रेन करने लगता है, एसेंशियली रीइंफोर्समेंट लर्निंग होने लगती है। पर यहाँ पे तीन मेन कंपोनेंट आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ये पार्ट है जहाँ पे एलएलएम को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन, आंसर,
ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर कोई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है तो उसमें अलग तरह से फॉर्मेट होता है उसका। इस केस में कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर पेयर के बेसिस पे हम लोग अपने आप को अपने एलएलएम को ट्रेन करते हैं। फिर है सेफ्टी गार्ड रेल्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया भी है। मेजर्स और रूल्स इंप्लीमेंटेड टू एंश्योर द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम। दे सर्व एज सेफगार्ड्स टू मिटिगेट रिस्क्स, प्रिवेंट हार्मफुल आउटकम्स एंड मेंटेन द इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब कि कुछ ऐसे मेजर्स जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल या किसी भी सिस्टम का आप एग्जांपल ले लें, उसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स इंप्लीमेंट करे हैं जिससे कि वो एप्लीकेशन सेफ रहे, सिक्योरिटी रिस्क ना पोज करे, अनइंटेंडेड आउटकम्स ना दे, या ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि छुपी रहनी चाहिए उसको छुपा ही रहने दे, उसको बाहर ना आने। तो वो सेफ्टी गार्ड रेल्स को कहा जाता है। फिर आता है सिमेंटिक नॉलेज। अभी हमने डोमेन एक्सपर्टीज की बात करी थी, अब उससे ही रिलेटेड कुछ सिमेंटिक नॉलेज है। सिमेंटिक नॉलेज रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग, रिलेशनशिप्स एंड कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. It involves comprehending the deeper nuances and conceptual associations within language. अब सिमेंटिक नॉलेज एक तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपर्ट्स की जो डोमेन नॉलेज है उसी के अंदर ही कुछ एक डीपर मीनिंग लिए हुए है। तो सिमेंटिक नॉलेज क्या होती है कि जो वर्ड्स और सेंटेंसेस होते हैं इनका मीनिंग और इनकी रिलेशनशिप्स आपस में कैसे बनती हैं, इसको सिमेंटिक्स कहते हैं। मतलब कि अ कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए या लैंग्वेज मॉडल को समझ में आना चाहिए कि कैट क्या है। कैट एक ऑब्जेक्ट है। फ्लोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिटिंग क्या है? एक वर्ब है। अब ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं? कैट एक वर्ब के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो कैट है, वर्ब है सिटिंग, और फ्लोर है एक और ऑब्जेक्ट या नाउन कह लीजिए यहाँ पे। तो कैट एक वर्ब के थ्रू दूसरे नाउन या ऑब्जेक्ट से रिलेट हो पा रही है। तो ये जो रिलेशनशिप बना है, पहले तो उसको मीनिंग पता होनी चाहिए कैट, सिटिंग और फ्लोर का। इसके बाद उसको ये रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि कैसे दो नाउन्स को एक वर्ब जोड़ रहा है। ऐसे ही सेंटेंसेस जब बनते हैं तो सेंटेंसेस के केस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल वर्ब्स, मल्टीपल एडजेक्टिव्स सेंटेंस को, या मल्टीपल सेंटेंसेस जिससे पैराग्राफ बनता है उनको जोड़ रहे होते हैं। तो ये सारी रिलेशनशिप्स को समझना ही सिमेंटिक नॉलेज होती है, या सिमेंटिक्स कहते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ये बैकबोन है। और इससे क्या होता है, डीपर नुआंसेस समझ में आते हैं नेचुरल लैंग्वेज के, मतलब कि डीपर मीनिंग समझ में आती है। बाद स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड इन प्री डिफाइंड मैनर such as databases or spreadsheets. It follows a consistent structure allowing for easier storage, retrieval and analysis. अब स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, आप मान लीजिए आपने अगर कभी एक्सेल पे काम किया हो तो वहां पे आपको टेबल्स दिखती हैं। टेबल्स होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं। अब अगर अगर मैं एग्जांपल ले लूं कॉस्टिंग की, अगर मैंने कोई स्प्रेडशीट, अगर कॉस्टिंग की स्प्रेडशीट के बारे में बात करूं, एक कंपनी की कॉस्टिंग की स्प्रेडशीट की, तो मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें एक कॉलम होगा कि नाम क्या है उस पर्टिकुलर एसकेयू का, या उस पर्टिकुलर आइटम का। हो सकते हैं बोल्ट्स, हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, हो सकते हैं अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद प्राइस का एक कॉलम होगा। उसके बाद कहाँ से आया, उसका वेंडर क्या है, ये कॉलम हो सकता है। तो ये 3 कॉलम है। इसके बाद रोज होंगी जहाँ पे इनका हर एक आइटम की इंफॉर्मेशन होगी कि मान लीजिए एक बोल्ट 1 लिखा हुआ है, उसका प्राइस 100 रुपीज़ है, और ये आया है XYZ कॉरपोरेशन से। इसी तरह से वायर का प्राइस है 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और ये आया है ABC कॉरपोरेशन से। तो ये जो हमने फॉर्मेट डिफाइन किया है, ये 3 कॉलम है मेरे, नेम, प्राइस और वेंडर। और जो इंडिविजुअल रोज हैं वो अलग अलग आइटम्स की को डिफाइन कर रही हैं। इसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, क्योंकि
मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है जिसमें मेरा डेटा स्टोर्ड है। इसके अलावा अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन भी आती है। अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा और इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट एडियर टू अ प्रीडिफाइंड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। एग्जांपल्स इंक्लूड टेक्स्ट, images, audio और video data requiring advanced techniques for processing, interpretation, analysis। अब अभी तो मैंने आपको टेबल्स का एग्जांपल दिया, जैसा डेटाबेसेस में जनरली जैसे बिहेव कर रही होती है। इसके बाद कीज का भी कॉन्सेप्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस के अंदर, जो थोड़े डीपर कॉन्सेप्ट हैं, पर ये एसेंशियली स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ हमें ले। अब अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है कि मान लीजिए मैंने आपको एक एज एन इनपुट या इवन एज एन आउटपुट आपने मुझे मैंने आपको एक वीडियो दे दिया। अब वीडियो में ये नहीं लिखा होगा कि हाँ उसमें कोई कॉलम डिफाइंड नहीं होगा, उसमें कोई रो डिफाइंड नहीं होगी। बस वो एक हो सकता है कैट कैसे एक फर बॉल के साथ, एक बॉल के साथ खेल रही है, उसका वीडियो हो। दूसरा वीडियो हो सकता है कैसे एक क्रेन ग्राउंड डिग कर रही है। इन दोनों वीडियोस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ कोई स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है। हो सकता है एक वीडियो 10 मिनट का हो सकता है एक वीडियो 15 सेकेंड का हो। तो ये अगर वीडियोस के रेल में हम लोग जाएं तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है। आप ऐसे वीडियोस मुझे इनपुट की तरह दे रहे हैं, अब मेरे मॉडल को समझना है कि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो से कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करूं। तो उसके लिए कुछ अलग टाइप के एल्गोरिथम यूज होते हैं। वहां पे उसको पहले आइडेंटिफाई करना होता है, खुद से समझना होता है स्ट्रक्चर, और अपने आप स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है एक्चुअल में। और अगर स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मिले तो फिर उसको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है और वो अलग तरह से काम करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन में जैसे अगर वीडियो का एग्जांपल लें तो वो अलग तरह से काम करता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा जनरली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स या लार्ज लैंग्वेज मॉडल अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए इनमें कंप्यूट पावर बहुत ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के अंदर सिमेंटिक्स, जैसे अगर सेंटेंसेस की मैं बात करूं तो सिमेंटिक्स अंडरस्टैंड करना उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। फिर है विजुअल इनपुट। विजुअल इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू विजुअल परसेप्शंस सच एज इमेजेस, वीडियोस और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। AI models can analyze and process visual input for various tasks such as object recognition और image classification। तो अभी मैंने जो अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन की बात करी, उसी का एक सब डोमेन मान लीजिए आप विजुअल इनपुट है। विजुअल इनपुट क्या है? ऐसा इनपुट जो आप आंखों से देखते हैं, मान इसमें इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। और AI मॉडल सिर्फ दिखने वाली चीज़ें जैसे कि वीडियो, इमेजेस और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन या और भी ऐसी चीज़ें, इनको कैसे समझता है, इनको कैसे हैंडल करता है, उस इनपुट को ही विजुअल इनपुट बोलते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सारी की सारी टर्म्स जो मैं आगे इस लेक्चर में यूज करूंगा। अब बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। मेडिसिन में कैसे अप्लाई होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। और साथ के साथ मैं इससे पहले आपको एक और ब्रीफ इंट्रो दूंगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एसेंशियली कैसे आए थे, का बहुत छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो LLM सबसे पहले कैसे एग्जिस्टेंस में है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मर मॉडल आया जो गूगल ने निकाला था, एक अटेंशन इज ऑल यू नीड के पेपर के थ्रू। उसके बाद बर्ड आर्किटेक्चर एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्चर है, जिससे LLMs और ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 2018 जून 2018 में ओपन एआई, जो इस समय लीडिंग सॉफ्टवेयर फर्म है जो LLMs पे काम कर रही है, जून 2018 में GPT-1 या जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का जो आर्किटेक्चर है, GPT-1 उसका पहला मॉडल ओपन एआई ने रिलीज किया। यहां से एक तरह से स्टार्ट हुई LLMs का डेवलपमेंट में, LLMs का न्यूज में आने में। इसके बाद फिर GPT-2 अगले साल आ गया 2019 में, GPT-3 आया 2020 में, फिर GPT-4 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। पर इसी बीच नवंबर 2022 में, मतलब कि आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले या 1.5 साल पहले,
अभी 2024 जून हो रहा है। आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले नवंबर 2020 चैट जीपीटी का एप्लीकेशन लॉन्च किया ओपन एआई। अभी तक जीपीटी 1 2 3 4 जीपीटी 1 2 3 या 3.5 ये सारे के सारे आर्किटेक्चर से। इसके बाद एप्लीकेशन जब रिलीज हुआ चैट जीपीटी का, तो एक एआई इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम आ। पहली बार लोगों ने देखा कि नेचुरल लैंग्वेज को कैसे आप इनपुट देने के बाद आपको नेचुरल लैंग्वेज में ही आउटपुट आ रहा है, और वो बहुत अच्छा आउटपुट आपको देने लगा। तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ऑल्दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 60 या 70 ईयर से डेवलपमेंट में थी, पर अब एक तरह से जब से इन्होंने नेचुरल लैंग्वेज में आउटपुट देना चालू कर दिया और इनपुट लेना चालू कर दिया, तब से लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और एक बज़वर्ड बन गया है। तो ये सारा का सारा जो खेल हुआ है, ये नवंबर 2022 के बाद से आया है। फिर अब इस लेवल पे पहुंच गई हैं बातें कि यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसके थ्रू यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टर बनते हैं, वो उसका पासिंग स्कोर जीपीटी 4 का जो मॉडल, लेटेस्ट मॉडल है, एक्चुअल में अब तो जीपीटी 4 आ गया है, आने वाला है, आ भी गया है एक्चुअल में, पर जीपीटी 4 का जो चैट जीपीटी का मॉडल है, ये यूएसएमएलई के सारे एग्जाम्स में पासिंग स्कोर तक लाने लगा है। तो मतलब कि एक तरह से अगर आप जीपीटी 4 को बोलिए कि आज वो एक आदमी अगर हो और वो यूएसएमएलई का एग्ज़ाम दे, तो वो पास हो जाएगा और वो एक्चुअल में डॉक्टर बन सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग हो गई है कि वो इतनी तेज़ी से वो अपने आप को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, सारे के सारे यू नो लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब जैसे ही इन्होंने रिलीज़ किया जीपीटी 3.5 4 या इवन जीपीटी 1 2 जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, पर जैसे ही ये सारे के सारे मॉडल्स रिलीज हुए और इसका एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो चैट जीपीटी खुद से बना दिया ओपन एआई ने, या गूगल ने अपना बार्ड निकाल दिया, या एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड के मॉडल्स निकाले, उसका वो आप उसका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही इन्होंने ये सारे के सारे अपने एप्लीकेशन निकाले, साथ के साथ उन्होंने एपीआईज भी एक्सेसिबल कर दी। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल का जो आपको बताया था, वो भी रिलीज कर दी। तो एपीआईज जैसी रिलीज होती हैं, तब डेवलपर्स के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने एप्लीकेशंस में इन पर्टिकुलर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज कर लें, बिना लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन किए, बिना उनको बनाए, वो अपने एप्लीकेशंस में उनको यूज कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशंस को एनहांस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी। इससे एसेंशियली दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास भी एक्सेस हो जाता है अपने जनरेटिव एआई के एप्लीकेशंस बनाने में, जहां की आपके जैसे लोगों को जो चीज़ सीखनी चाहिए, राइट? हो सकता है आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल ना बना पाए, कोई बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी कंपनी क्वालिफाई कर, पर आप उसके एपीआईज यूज़ करना आपके लिए डेफिनेटली आपको आना चाहिए। एपीआईज यूज़ करके उससे प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब अवेलेबल है, एपीआई एक्सेसिबल हैं सारे के सारे मॉडल। इसमें चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है वो एक्सेसिबल है, बार्ड गूगल का जो जेमिनी यूज़ करता है वो एक्सेसिबल है, लामा जो मेटा ने बनाया है या स्टैनफोर्ड ने बनाया है वो एक्सेसिबल। तो एपीआई एक्सेसिबल, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही एपीआई एक्सेसिबल हुआ, तब क्या हुआ, मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था प्लगइन का। अब प्लगइन्स बनने लगे हैं कि मतलब कि एक एप्लीकेशन आपने पहले से, आपका प्री एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, आपने एक प्रोडक्ट बना रखा है, सैस प्रोडक्ट बना रखा है, अब आप उस पे एआई एनेबलमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर एक प्लगइन बनाएंगे। प्लगइन क्या होगा, आपका उन सारी एपीआईज को, जनरेटिव एआई की इन जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एपीआई को यूज कर रहा होगा, और वो एआई एनेबल्ड एप्लीकेशन होगा जिसमें कुछ प्लगइन आप बना देंगे, और वो प्लगइन लैंग्वेज मॉडल को यूज करेगा और आपके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को, सैस प्रोडक्ट को एनहांस कर देगा, जिससे कि आपका दायरा जो है, जो एप्लीकेशन का है, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, वो और बढ़ जाएगा, राइट? इसमें और एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है कि
अब इवन विजुअल इनपुट, जैसा मैंने आपको बताया था, विजुअल इनपुट को भी प्लगइन्स हैंडल कर लेते हैं आराम से। इसका एक बहुत सिंपल तरीका क्या है, मान लीजिए आपके पास आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास मीटिंग्स आ रही हैं, एज एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपके पास मीटिंग्स आ रही हैं, तो विजुअल इनपुट आ रहा है और आप उनको समराइज करना चाहते हैं मीटिंग कि लोगों ने क्या क्या बातें करी, क्या क्या एक्शन पॉइंट्स हैं, कैसे उसको सेंड आउट करना है और लोगों को। तो आप विजुअल इनपुट को क्या करेंगे, उसका ऑडियो आप ट्रांसक्राइब कर लेंगे, मतलब कि ऑडियो को आप टेक्स्ट में लिख लेंगे, और वो जो टेक्स्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ सकता है, उस टेक्स्ट से आप उसको पूरी मीटिंग को समराइज कर दीजिए, एक्शन पॉइंट्स बना दीजिए, जो कि सबसे कठिन काम था, क्योंकि लैंग्वेज को समझना ही सबसे कठिन काम होता है। वहाँ से आपने ये सारे काम कर लिए, समराइजेशन, एक्शन पॉइंट बनाना वगैरह वगैरह, और बाद में फिर आप एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और बना दिए जिसके थ्रू आप ये सारे के सारे समरी और एक्शन पॉइंट या बुलेट पॉइंट्स या कॉल टू एक्शन आइटम्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे आप रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को मेल कर दीजिए। तो ये एक तरह से आपने एक प्लगइन बना सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसे और भी अलग अलग तरह के एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, यहाँ पे विजुअल इनपुट भी अब केटर हो रहा है। तो अब इसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट मैं रिलीज करूंगा, जिसमें मैं आपको मेन एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ होते हैं मेडिसिन इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तब तक के लिए बने रहिए और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।